1960 में शुरू हुई एनबीसीसी की करीब 6,500 करोड़ की ये कंपनी है मार्केट कैप में। और एनबीसीसी सरकारी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है जो भारत के साथ साथ विदेश के प्रोजेक्ट्स भी पूरे करती है। आज एनबीसीसी हमारे रडार पर है और उसके कारण खास ये क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया था जिसमें एनबीसीसी को अनयूज्ड फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर के बारे में प्रपोजल देने को कहा गया है। क्या मायने हो सकते हैं इसके एनबीसीसी के लिए, ये समझना ज़रूरी है। और आगे किस तरीके के कंपनी के प्लान्स हैं, चाहे वो देश हो या विदेश, यहाँ पर कौन से बड़े ऑर्डर्स पर कंपनी काम कर रही है। चलते हैं, स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीएमडी पीके गुप्ता साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सबसे पहले खबर पर आते हैं सर। एनबीसीसी पर जो ये एक बड़ा फैसला आम्रपाली प्रोजेक्ट पर जो जजमेंट एक आया है ऑफ एडिशनल एफएआर, इस लैंडमार्क जजमेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है एनबीसीसी पे, इसको थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाइए सर। मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। आम्रपाली में करीब 7 प्रोजेक्ट में 17 लाख स्क्वायर मीटर खाली एफएआर है और उसकी इनिशियल प्लानिंग ये थी कि इसको बेच के पैसा जो आएगा उससे आम्रपाली के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि ये एफएआर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ही है, तो इसको अगर किसी और बिल्डर को बेचते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी, सर्विसेज वगैरह कंबाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उन सारी समस्याओं को अवॉइड करने के लिए इसका एक अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ये है कि एनबीसीसी ही बनाए और एनबीसीसी ही इसको बेचे। जिस तरह से वो 46,000 मकान पूरे कर रहे हैं उसी तरह से। तो ये सुप्रीम कोर्ट में हमने ये बात रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने परसों इसमें फैसला दिया है कि एनबीसीसी इसके प्लान बना के 15 दिन के अंदर नोएडा अथॉरिटी को सबमिट करे और नोएडा अथॉरिटी अगले 15 दिन में ही इसको क्लियर कर दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी और एनबीसीसी दोनों जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन देगा। इसका मतलब ये है कि करीब इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसमें हम लग्जरी हाउसिंग बनाने की सोच रहे हैं, तो करीब 7 से 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस ये एनबीसीसी के लिए होगा और इसकी मार्केट वैल्यू जो सेल वैल्यू आएगी वो 15,000 करोड़ के करीब होगी। तो इसमें प्रॉफिट भी काफी होगा। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें जो डेफिसिट है पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा और कुछ ना कुछ बचेगा, जो अथॉरिटीज का पैसा है उनको वापस चला जाएगा। ये मान लिया जाए कि एनबीसीसी के फेवर में ये जजमेंट है पूरी तरह, या अभी भी कोई इसमें हिकअप्स आ सकते हैं? अभी आपको प्रपोजल ये सुप्रीम कोर्ट में देना है और इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? बाय एंड लार्ज ये सिर्फ प्रपोजल नहीं है, हमें पूरी डिटेल ड्राइव जो अल्टीमेटली बननी है। प्रपोजल तो हम पहले दे चुके हैं, ड्राइंग सबमिट करने के लिए कहा गया है और वो ड्राइंग नोएडा अथॉरिटी को अप्रूव करने के लिए कहा गया है। तो ये सिर्फ प्रपोजल स्टेज नहीं है, ये उससे आगे की स्टेज। तो ये प्रपोजल को अप्रूव करने की बात यहाँ तय है, यानी ये आपके हाथ में आ चुका है। ड्राइंग्स को अप्रूव करने की बात है जो एक बहुत लैंडमार्क स्टेज होती है किसी भी प्रपोजल में। तो ये 8,000 करोड़ की रेवेन्यू पोटेंशियल रखता है, 15,000 करोड़ रुपए का आप इसमें देख रहे हैं, आप इससे कमा सकते हैं इस प्रोजेक्ट की जो सेल वैल्यू है। हाँ, सेल वैल्यू 15,000 करोड़ के करीब हो सकती है। जी, तो ये तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा। सर इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होगी, कितने समय में ये बन जाएगा? और आपने कहा ये लग्जरी पे आप फोकस करेंगे इसमें। हाँ, अब नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में लग्जरी हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हाउसेस थे आम्रपाली के वो छोटे साइज के थे, जनरली 2 बेडरूम और 3 बेडरूम, तो वो भी बिक रहे हैं। हमने 5200 घर सेल करने थे जिनमें से 2200 के करीब हम सेल कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में पूरे घर हमारे एग्जिस्टिंग सेल हो जाएंगे और उनका पैसा आ जाएगा। तो लेकिन अभी लग्जरी हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है क्योंकि उसका डेफिसिट था। तो सर ये प्रोजेक्ट शुरू कब होगा? 4 बेडरूम बनाने की इसमें सोच रहे हैं, उस तरह से प्लान बना। सर ये कब शुरू करेंगे और कब तक खत्म करेंगे इसको? हम ये 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है और जैसे ही ये ड्राइंग्स नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव होंगी और सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी उसके बाद इमीडिएटली हम अपना प्लानिंग का और टेंडरिंग का काम शुरू कर देंगे। जी, तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं बहुत समय से जो अटकी हुई थी आम्रपाली पर जजमेंट, उससे ये क्लैरिटी आ गई और ये एक बिग बूस्ट है एनबीसीसी के लिए इन मेनी वेज, जैसा आप समझा रहे हैं सर। यूनिटेक पर भी कुछ इसी तरीके की बात चल रही थी सर, वहाँ कुछ अपडेट्स हैं वहाँ से?
नहीं, यूनिटेक के बारे में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। यूनिटेक की बात चल रही है और हमें पूछा जाएगा तो हम डेफिनेटली उसको भी, प्रोजेक्ट को भी करना चाहेंगे। ओके, तो वो भी आपके रेडार पर है, बट अभी वहां पर कोई अपडेट एज सच नहीं है। बट अभी तक आपने कोई प्रपोजल वहां सबमिट नहीं किया है? नहीं, बहुत पहले हमारी एक बार बात हुई थी, 3-4 साल पहले, उसके बाद से कोई एनबीसीसी पिक्चर में नहीं है उस प्रोजेक्ट में। ओके, वंडरफुल। तो सर, ये तो शुरुआत हो गई एक बड़े खबर के ऊपर, और उसका ये प्रोजेक्ट जो आपने अब आपके हाथ में आया है, इसके अलावा अब और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सर? किस तरीके का ये पीरियड चल रहा है? फोकस ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन पर जबरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आपका अपना अभी तक कितना, ये साल जो गया कैसा गया, और अब आगे वित्तीय वर्ष जो शुरू हो रहा है कल से, उसमें क्या आप प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स? ऑर्डर्स पे एक जाम्बिया में हमने सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक वहां की लोकल कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। उनकी टीम भी थोड़े दिन में, अलोंग विद द टीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया, दे आर प्लान टू विजिट इंडिया एंड हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन। अगर तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उनकी अल्टीमेट प्लानिंग 1 लाख के करीब सोशल हाउसिंग बनाने की है। तो इस पे हमारा एक बड़ा फोकस है। एक केरला गवर्नमेंट की 3 जगह एक प्राइम लैंड है जिसमें वो रीडेवलपमेंट करके और मार्केट में सेल करके हाउसेस बनाना चाहते हैं। उसका एमबीसीसी को उन्होंने इनवाइट किया है, उसके लिए 2000 करोड़ के करीब का वो ऑर्डर होगा, जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। और एक मायापुरी में और नासिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, उनकी रीडेवलपमेंट का प्रपोजल है, वो भी लगभग फाइनल स्टेज में है। 700 करोड़ के करीब का वो ऑर्डर है। और इस साल में हमें ऑलरेडी 3800 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं और ऑर्डर बुक हमारी 48,000 करोड़ के करीब है। दूसरा हमारा जो बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसमें 12,000 करोड़ मार्केट वैल्यू है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसमें हम 50% से ज्यादा सेल कर चुके हैं और तो हमें उम्मीद है कि 23-24 में उसका पूरा सेल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो काफी कुछ आपने बताया इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक जो अब तक है, और आगे भी आपके प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जाम्बिया में सर आपने कहा 1 लाख हाउसेज, इसका प्रोजेक्ट साइज 1 लाख हाउसेज उनको बनाने हैं। वो मतलब अगले 7-8 साल में उनका बनाने की प्लानिंग है। ये साइज क्या है सर? ये छोटे साइज के हाउसेज होंगे, सोशल हाउसिंग। नो, प्रोजेक्ट का साइज है, प्रोजेक्ट साइज कैन बी इन द रेंज ऑफ 40-50,000 करोड़। 40-50,000। ओके। आप सर इसमें आपका मार्जिन्स क्या हैं, इसमें कितनी आपकी प्रॉफिट? वो सब डिसाइड होना है, बट और ये लंबा समय का काम है। अगर हमारी बात होती है तो ये प्रोजेक्ट 8-10 साल चल सकता है, 5-7 साल में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। तो इसकी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें अभी मार्जिन्स का अगर हम ईपीसी मोड पे करते हैं या पीएनसी मोड पे करते हैं या कंबाइंड मोड पे करते हैं, उससे मार्जिन का भी डिसीजन होगा। बट जो भी होगा, फॉरेन बिजनेस में मार्जिन हमारा अच्छा रहता है। श्योर। तो साइज काफी बड़ा है ये जाम्बिया, मतलब ये फ्लैगशिप, ये कमिंग ईयर में ये क्लोज आप कर देंगे एटलीस्ट इस पे, और 8-10 साल में कंप्लीट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट राइट? यस। ओके। एक और प्रोजेक्ट सर, लेटेस्ट सिडबी प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स इतना बड़ा नहीं है, 140-50 करोड़ की बात कर रही हूँ, उस पे क्या अपडेट है सर? वो प्रोजेक्ट मिल गया है, उस पे हमने प्लानिंग उसकी शुरू कर दी है और जल्दी उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे हम। ओके। आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा अपडेट देंगे सर? एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कब तक कंप्लीट होंगे? किस तरीके का साइज है जो हम देख रहे हैं? दिल्ली के हार्ट में नौरोजी नगर में रिंग रोड पे 12 कमर्शियल टावर्स हैं। हाँ। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क से एक्रेडिटेड प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज होगी ये ऑक्यूपाई होने के बाद। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज ने लिए हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने भी इसमें फ्लोर्स लिए हैं। एचडीएफसी बैंक ने लिया है, लक्ष्मी कुमारन श्रीधर ने लिया है, और अभी भी इसमें डिमांड्स आ रही है। ये एक फ्लैगशिप कमर्शियल सेंटर होगा दिल्ली का बनने के बाद, और इसकी कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेज में है। स्ट्रक्चर लगभग 90% कंप्लीट हो चुकी है
तो और हमने इसको अगस्त के करीब हम पूरा करने की प्लानिंग है। बहुत एडवांस स्टेज में इसकी कंस्ट्रक्शन। इंटरेस्टिंग और बड़े अपडेट्स हैं सर आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के बारे में, और हम आई थिंक काफी सामने समय एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में, जी डाउनटाउन एनबीसीसी डाउनटाउन, जी उसका हमने सेल का आज ही एडवर्टीजमेंट निकाला है। ओके वो 1300 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू है उसकी। ओके, तो काफी ट्रैक्शन है सर इस मार्केट में आपको डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वक्त सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये सेक्टर के लिए स्ट्रांग दिख रही है सर? क्योंकि थोड़ा सा एक अच्छा बूम आया था, फिर हल्का सॉफ्टनेस भी हमें दिखी। क्या आपका क्या रीडिंग है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एंड बिल्डिंग के पॉइंट से, ये साल कैसा जाने की उम्मीद लग रही है, सेल्स पोटेंशियल? नहीं, रियल एस्टेट का सेल पोटेंशियल बहुत अच्छा है और ये साल बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है। रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है कई बार, बट हमें बहुत उम्मीद है। जिस तरह से हमारे हाउसेज सेल हो रहे हैं, पिछले 3 महीने में वी हैव बीन एबल टू सेल 2200 के करीब मकान हमने आम्रपाली में सेल किए हैं नए, डिफरेंट स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन में, और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनकी सेल हो रही है। 5200 हमने नए मकान सेल करने थे, अगले 4-5 महीने में हम सेल कर देंगे। उसके बाद ये नए अगर वो आए जो एफएआर का होगा, इसका भी सेल हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। तो आपके पास 48,000 करोड़ के ऑर्डर इस वक्त हैं एज वी स्पीक। एक साल में अगर हम आज कल 1 अप्रैल हो जाएगी, तो 1 ईयर के होराइजन में कितना ऑर्डर बुक में एडिशन आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने काफी कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की, अगर मैं टोटल सम जानना चाहूँ मोटा मोटी क्या फिगर होगी सर? आप 23-24 की बात कर रहे हैं ऑर्डर बुक में? जी सर। 23-24 में अभी जो हमारा अभी रडार पे है वही 11-12 हजार करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स हैं, जो कि बहुत जल्दी आ सकते हैं। और पूरा साल है, हमें इंक्वायरीज आती रहती हैं, क्लाइंट्स को हमारे ऊपर फेथ है, तो उसके बाद अगला उससे एडिशन में 4-5 हजार करोड़ रुपए और आ सकता है। बट 11 करोड़ के ऑर्डर इमीडिएट रडार पे हैं। ओके, आम्रपाली का, प्रिंटिंग प्रेस का और केरला गवर्नमेंट का। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी इंटरनेशनल बिजनेस और प्रोजेक्ट्स को लेकर। डोमेस्टिक तो आपने काफी विस्तार से बताया, जाम्बिया की आपने बात की, बट इसके अलावा ज्योग्राफिकली कौन कौन से जगह और पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे आपको एग्रेसिवली बिड करते हुए अगले साल? अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मालदीव्स में चल रहा है सोशल हाउसिंग का, करीब 2000 यूनिट्स हैं उसमें, 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और ठीक स्पीड से चल रहा है। वो अगले 1.5 साल में उसका कंप्लीट होने की उम्मीद है। और मालदीव्स में ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी के कंटिन्यूएशन में एक ऑर्डर हमें और मालदीव्स में सोशल हाउसिंग इसके कंप्लीट होने से पहले ही कोई ना कोई मिलेगा। उसके अलावा जो इंटरनेशनली हैं 3 प्रोजेक्ट्स हमारे जो है एडवांस स्टेज में है। एक बुरुंडी में पार्लियामेंट बनाने का काम है और मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग में बनाने का काम है, और एक स्वाजीलैंड में जो अभी उसका नाम एस्टाविनी है, उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट है, वो भी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का काम है। और जाम्बिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये 3 प्रोजेक्ट हमारे रडार पे हैं। और मालदीव्स में हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट खत्म होते होते हमें एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए नया ऑर्डर। काफ़ी इंटरनेशनल प्लान भी और बुक्स भी आपके अच्छे खासे फुल दिख रहे हैं और काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स वहाँ हैं। एसेट एलोकेशन प्लान क्या है सर फॉर द कमिंग ईयर? और थोड़ा सा जानना चाहूँगी रेवेन्यू टारगेट क्या रखेंगे FY24 FY25 में, सिंस आपकी विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर विंस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है? तो 23-24 में करीब हम 12,000 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं अब नए ये प्रोजेक्ट्स आने के बाद कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और 24-25 में आराम से 20% के करीब उसमें फर्दर इंक्रीज होने की उम्मीद है, क्योंकि 24-25 में जितने ऑर्डर आ रहे हैं वो सब पीक स्टेज पे होंगे कंस्ट्रक्शन। मार्जिन्स को लेकर क्या में हमारे अप्रूवल्स आ गए हैं, और उसमें भी 2 टेंडर हमने बड़े 1,000 करोड़ के फ्लोट कर दिए, वो जल्दी खुलने वाले हैं। और 3 टेंडर और फर्दर हम तैयार कर रहे हैं, अप्रैल के अंदर फ्लोट कर देंगे। और बाकी भी सारा प्रोजेक्ट जो है शॉर्टली टेकअप करेंगे। तो
इस FY24 की आपने बात की 12,000 करोड़ और उसके बाद 20% अपसाइड उसके अगले साल तक आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आय में आपके आ सकते हैं। क्विकली सर, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो काफ़ी आपके हैंड्स फुल ऑलरेडी हैं, जैसे आपने बताया मार्केट भी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट दिख रहा है। कहीं पर कुछ कंसर्न्स आपको लगते हैं और प्राइसेस को लेकर अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर यहाँ बढ़ाने की? मार्जिन्स कैसे आप और बेहतर करेंगे? आपने ऑफ कोर्स जैसे लग्जरी की बात किया हाउसेस की, तो क्लियरली यहाँ पे बेहतर मार्जिन्स होंगे, बट बाय एंड लार्ज कंपनी के कंसोलिडेटेड लेवल पर अगर मार्जिन्स बेहतर हों आगे चलकर, उस पर क्या विचार है? उस प्राइस हाइक्स कुछ लेंगे आप? कैसे बेटर करेंगे मार्जिन्स को? मार्जिन इंटरनेशनल बिजनेस पे इसीलिए हमारा फोकस है कि इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन अच्छे रहते हैं, और इंटरनेशनल में हम EPC बेसिस पे काम करते हैं नॉर्मली, तो उसमें मार्जिन बेटर रहता है। और अदरवाइज भी जो इंडिया में भी ऑर्डर्स हैं अभी, उनमें भी मार्जिन हमारा रीजनेबली ठीक है, और एक्सपेंडिचर हम कंटिन्यूअसली अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हमने करीब जो ईयरली एक्सपेंडिचर है वो 80 करोड़ के करीब घटाया है हमने, सैलरी बिल जो अपना है, और अभी भी कंटिन्यूअस बेसिस पे हम स्टाफ का रेशनलाइजेशन करके हम अपना सैलरी बिल घटा रहे हैं। पिछले 3 साल में 25% के करीब हमने सैलरी बिल घटाया है। तो मार्जिन्स पर भी आगे फोकस है, उसको कैसे और बेहतर किया जाए। इंटरनेशनल बिजनेस पे मार्जिन्स बेहतर होते हैं और उस पर भी आपका यहाँ पर फोकस है। तो ओवरऑल ऑन ऑल पैरामीटर्स सर आगे प्रॉस्पेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफ़ी बुलिश हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गुप्ता हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए क्या मायने हैं आम्रपाली के और आगे किस तरीके का बिजनेस आउटलुक है।